आरआरबी स्टील सीरीज के पहले सीरीज में हम लोग करंट अफेयर से जुड़े हुए 16 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज की क्वेश्चन जो आज की करंट अफेयर है, इसमें से पहला नंबर क्वेश्चन है, अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया था जी। तो इसमें से बिहार दे रहा है, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन के लिए 5 सेकंड का समय है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला यहाँ पर दे ऑप्शन में है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हाल ही में किसी एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है। एफसीआई का प्रमुख किसे बनाया गया है, दे रहा है लव अग्रवाल, आर के अग्रवाल, अजय कुमार शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर के अग्रवाल को एफसीआई का नया प्रमुख बनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है। साउथ पोल तक स्कीइंग किया है, किसने किया है जी। तो ऐसा करने वाली यहाँ पर दे रहा है शुभांगी बंसल, शिवांगी मित्तल, काम्या कार्तिकेयन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम्या कार्तिकेयन सही आंसर है। काम्या कार्तिकेयन जो कि साउथ पोल तक स्कीइंग करके पहुंची है, सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त भार मिला है। एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त भार किसको मिला है। तो यहाँ पर तेरा आयुष गर्ग, राकेश अग्रवाल, विनय मल्होत्रा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश अग्रवाल को एनआईए का प्रमुख अतिरिक्त प्रभार मिला है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग या फिर बीएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। बीएसएससी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पराग जोशी, नितिन गर्ग, राजेंद्र सिंह, आलोक राज। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आलोक राज को बीएसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, बीएसएससी का अध्यक्ष आलोक राज। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन, जिसको IAIRO कहते हैं, IAIRO जिसको कहते हैं, तो इसका की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी जी। IAIRO की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो दे रहा है गांधीनगर, बेंगलुरु, अमरावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर में IAIRO की स्थापना की जाएगी। और इसके बाद से दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में है, हाल ही में दिल्ली सरकार किस ITI के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। दिल्ली सरकार किस ITI के सहयोग से शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी AI आधारित। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाल ही में एस कृष्णास्वामी का निधन हुआ था, वे कौन थे। एस कृष्णास्वामी का निधन हुआ था, वे कौन थे जी। तो दे रहा है कि क्या वे एक नंबर दे रहा है लेखक, दूसरा नंबर फिल्म निर्माता, तीसरा नंबर पत्रकार, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाए। देखिए ये पहले सीरीज में हम लोग 8 ही क्वेश्चन देखेंगे, अगले सीरीज में हम लोग 8 क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेंगे। आरआरबी से जुड़े हुए क्वेश्चन 1 से 8 तक के क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आरआरबी स्टील चैलेंज से जुड़े हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पूर्णतः करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे पहले हम एस कृष्णस्वामी का निधन हुआ था, कभी कौन थे। तो यहाँ पर दे रहा है कि लेखक, फिल्म निर्माता, पत्रकार, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एस कृष्णस्वामी जो थे एक फिल्म निर्माता थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद से देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जापान, UK, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जापान को पछाड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू टांडा ने कौन सा पदक जीता है। नीरू टांडा ने शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू टांडा ने जीता है। तो यहाँ पर तेरा रजत पदक, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण जीता है नीरू टांडा ने शूटिंग चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है जी। यहाँ पर दिया हुआ है मेनन शॉट, दीप्ति शर्मा, सैफाली वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति शर्मा जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। तो कौन सा देश जो है डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास करते हैं जी। तो यहाँ पर तेरा UAE, जापान, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, UAE डेजर्ट साइक्लोन भारत के साथ करता है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य में इमोइनू एरातपा त्यौहार मनाया गया है। तो यहाँ पर दे रहा है असम, मिजोरम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर सही हो जाएगा। मणिपुर में इमोइनू एरातपा त्यौहार मनाया गया है।
इमोइनो इरादपा क्या है जी? तो जैसे हम लोग मकर संक्रांति इधर उत्तर भारत में मनाते हैं, वैसे मणिपुर में इमोइनो इरादपा त्यौहार मनाया जाता है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री एक्सेस हुआ है? किस देश में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री एक्सेस कहाँ पर मिल रहा है? दे रहा है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल चुका है। भारतीय निर्यात को ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑस्ट्रेलिया मिला हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में कौन सा देश 2.2 बिलियन डॉलर की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वाला मल्टी लेयर है, यहाँ पर दे रहा है कि हाल ही में कौन सा देश 2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वाला बॉल बनाएगा? एंटी ड्रोन बॉल जो है यहाँ पर दे रहा है रूस, यूक्रेन, पोलैंड, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोलैंड। रूस के आक्रामकता को देखते हुए पोलैंड अब एंटी ड्रोन लेयर वॉल मतलब दीवार बना रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री स्टील चैलेंज के सेकंड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को समझाया। तो दे रहा है यहाँ पर आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद और यहाँ पर द्वंदात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन आंसर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंदात्मक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इतिहास विगत की राजनीति यह कथन किसका है? इतिहास विगत की राजनीति यह कथन किसका है जी? तो यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर ए स्टोर्स, कार्लायल, सीले, ट्रेवेलियन। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीले ने कहा था कि इतिहास विगत की राजनीति है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है ओक्सशार्ट, ट्रेवेलियन, कॉलिंगवुड और ब्यूरो। और इसमें पूछ रहा है इतिहास की परिभाषा, कौन से इतिहासकार ने कैसी इतिहास की परिभाषा दिया था? इसमें हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हाइड हो चुका था, इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर डी नंबर का आंसर 30 नंबर का 14 नंबर का है। 14 नंबर है इतिहास। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किसने कहा था जी? यहाँ पर दे रहा है गायम बतिस्ता बिको, बेनिडिक्टो क्रोचे, ओस्वाल्डो स्पेंगल और ऑगस्टे कोम्टे। तो यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्त। बेनिडिक्टो क्रोचे ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। और क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। तो यह कथन किसका है जी? तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि EH का चार्ल्स फॉर्ड, कार्ल मार्क्स, BA स्मिथ। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, EH कार ने कहा था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच की अंतहीन वार्ता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर दे रहा है बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, यहाँ पर बुकिंग क्लर्क। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाली AD का पूर्ण रूप होता है। AD का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर दे रहा है एनोडोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नोलेजमेंट ड्यूटी, आफ्टर डेट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एनोडोमिनी। AD का पूर्ण रूप है एनोडोमिनी। क्वेश्चन नंबर 18 है 50 ईसा पूर्व के बारे में पूछ रहा है, कब आता है जी? तो यहाँ पर दे रहा है 150 ईस्वी पूर्व के पहले। क्या 150 ईस्वी के पूर्व पहले आता है? बी नंबर दे रहा है 150 ईस्वी के बाद, BC के बाद। यहाँ पर दे रहा है 150 BC में आता है। और डी नंबर दे रहा है जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 ईसा पूर्व के बाद आता है 50 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 1015 ईस्वी जो है वर्ष 1015 ईस्वी 11वीं शताब्दी में आता है। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, 11वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 20 में भी विक्रम संवत्सर कब शुरू हुआ था जी? तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी नहीं आया है, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर विक्रम संवत्सर कब शुरू? यहाँ पर विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त दे रहा है, कली संवत्सर दे रहा है। तो यहाँ पर विक्रम संवत्सर हम लोग देख सकते हैं विक्रम संवत्सर कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर 78 BC में, 58 BC में। उसके बाद से शक संवत्सर 78 BC में। यहाँ पर गुप्त संवत्सर कब आया था जी? तो यहाँ पर देख सकते हैं 320 ईस्वी में। और कली संवत्सर 31 BC में। तो देख सकते हैं एक का हो जा रहा है 4, 3 का 2, B का 3 ऐसे करके, और इसके बाद C का 2 और D का 1 हो जा रहा था। ऐसे करके आप लोग मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। BSS स्टील चैलेंज सीरीज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 16 जनवरी, 15 जनवरी, 14 जनवरी, 13 जनवरी की। सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक्सपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है? राज्य एक्सपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? अब 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना। तो इसमें सही ऑप्शन के लिए 5 सेकंड का समय है।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया? आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर तेरा प्रवीण कुमार, राकेश अग्रवाल, संजय सिंघल, शत्रुजीत सिंह कपूर। तो इसके लिए सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर है शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन नंबर डी। आईटीबीपी का महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया था, यहाँ पर दे रहा है प्रवीण कुमार, राकेश अग्रवाल, संजय सिंघल, शत्रुजीत सिंह कपूर। तो यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। तो बीएसएफ का महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड दिया गया है? आईबीए अवार्ड किसको दिया गया है जी? तो यहाँ पर तेरा एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कर्नाटक बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को एनआरआई महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर कौन से हैं जी? यहाँ पर तेरा प्रवीण कुमार, राकेश अग्रवाल, संजय सिंघल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश अग्रवाल। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राकेश अग्रवाल। और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूएसए ने हाल ही में कितने देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है? कितने देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगाई है जी? तो यूएसए ने, यहाँ पर तेरा 25 देश, 45 देश, 65 देश, 75 देश। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 देशों के वीज़ा पर रोक लगाई है यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ पर जी? यहाँ पर तेरा कोच्चि, विशाखापत्तनम की, बेंगलुरु की, चेन्नई में। तो सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आयोजित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 10वां रक्षा बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया है? 10वां रक्षा बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया है जी? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 16 जनवरी, 15 जनवरी, 14 जनवरी, 13 जनवरी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जनवरी को 10वां रक्षा बल। स्टील चैलेंज सीरीज के करंट अफेयर सीरीज में हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? यहाँ पर 17वें स्थान पर, 80वें स्थान पर, 90वें स्थान पर, 100वें स्थान पर। तो यहाँ पर सही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80वें स्थान पर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस राज्य के बनामी कांकर बमनवास कांकर पंचायत को राज्य की पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? बमनवास कांकर पंचायत को राज्य की पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। तो यहाँ पर तेरा राजस्थान का है बमनवास कांकर गांव, या गुजरात का है, या बिहार का है, या उत्तर प्रदेश का है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, राजस्थान का है बमनवास कांकर नाम का गाँव, जिसे जैविक ग्राम घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? पंजाबी सिंगर है जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर किस नाम दिया हुआ है? गुरु रंधावा, दिलजीत दोसांझ, बादशाह, काका। तो यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा काका नाम के पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? किस ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन 4 है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है, अर्थात सोलर से चलने वाला एटीएम होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लखपति दीदी पहल के समर्थन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू की है? लखपति दीदी के पहल के समर्थन के लिए राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है किस केंद्रीय मंत्रालय ने जी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह शुरू किया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं जी? यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, विराट कोहली, जो रूट, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अक्का पड़े योजना को मंजूरी दी? अक्का पड़े योजना किस राज्य का है जी? यहाँ पर तेरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। अक्का पड़े योजना, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक का है अक्का पड़े योजना। और क्वेश्चन नंबर 8 है,
हाल ही में किस राज्य में हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार की हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार शुरू की गई है? हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार कहाँ पर शुरू की, किस राज्य में शुरू की गई? तो ऑप्शन यहाँ पर तेरा उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश का हट्टी जनजाति और उसी ने बोडो त्यौहार शुरू किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2026 में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? अर्थात भारत में कौन सा ऐसा शहर है जहां पर 2026 में महिला हॉकी विश्व कप का क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर तेरा इंदौर, हैदराबाद, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया? मकर विलक्कू उत्सव यहाँ पर तेरा ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल ने मकर विलक्कू त्यौहार शुरू किया है। बीएसएससी स्पेशल की सीरीज में इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत किस प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 58 BC, 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था जी? तो यहाँ पर तेरा अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त, 5 सेकंड के समय है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय में शक संवत को 78 ईसा पूर्व में ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? राष्ट्रीय पंचांग जो है यहाँ पर तेरा कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं था। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो यहाँ पर दे रहा है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुड़ों को परास्त करने के उपलक्ष्य में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लेते हैं, इसमें विचार करना, सही कथन चुनना है। तो यहाँ पर तेरा विक्रम संवत 78 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। दूसरा नंबर, शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चौथा नंबर तेरा भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1191 में शुरू हुआ था। तो सही, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सही है, जबकि डी नंबर ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी जी? तो यहाँ पर 606 में यहाँ पर अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, एक और नौज पदाधिकार के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, या पूर्वी भारत की विजय अभियान के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहा जाता है? तो यहाँ पर तेरा विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकूट संवत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रैकूट संवत कलचुरी संवत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? यहाँ पर तेरा पहला जुड़े हुए हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कथक किस नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक भारत के किस भाग से संबंधित है? यहाँ पर तेरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत से संबंधित है कथक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेगालिथ या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगालिथ या मध्य पाषाण काल के बारे में पूछ रहा है। इसमें दे रहा है, एक नंबर, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय माइक्रोलिथ कहा जाता था मध्य पाषाण काल में। या दूसरा नंबर तेरा, पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। और तीसरा नंबर, इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। कह रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा। क्यों जी? तो कैसी, यहाँ इसके आकार मध्य पाषाण काल के औजार बड़े नहीं थे, और ना ही पूर्णतः पुराने औजार अनुपस्थित थे। यहाँ के आकार छोटे थे और पुराने औजारों से साम्यता रखते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर दे रहा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान की, गुजरात। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसोहली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बसोहली शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर दे रहा है शंकर दयाल शर्मा, विष्णु शर्मा, भानुदत्त, तुलसीदास। तो रसमंजरी की रचना किसने की थी जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भानुदत्त ने रसमंजरी की रचना की थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बृहधर्म पुराण के संबंध में देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी रचना बंगाल में की गई थी। तो कह रहा है कि बृहधर्म पुराण इसकी रचना बंगाल में की गई थी जी। बृहधर्म पुराण की रचना बंगाल में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद से दे रहा है बृहधर्म पुराण, उसके बाद से इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, ए नंबर और बी नंबर, बृहधर्म पुराण और ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति देना सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, फारूक मुगल शासक और उनके शासनकाल के बारे में दिया गया है। तो फारूक यहाँ पर देख सकते हैं कि
फर्रुखसियार का शासनकाल कब से कब तक था जी? तो 1713 से 1719 तक था। ऑप्शन ए से जुड़ा है 1713 से 1719। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1754 से 1759 तक था। और ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कब तक था जी? तो शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। और बादशाह अहमद शाह का शासनकाल 1758 से 1754 तक था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? तो मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी जी? तो ऑप्शन नंबर बी, मालवा की सूबेदारी मिली थी सवाई राजा जय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 8 है। नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में विचार करना था, देख लेते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि नौपाषाण काल के औजार पॉलिश किए जाते थे। ओखली मूसल का भी उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नौपाषाण काल में ओखली मूसल का भी प्रयोग किया जाता था जी। यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। पॉलिश भी किया जाता था औजारों को, और ओखली मूसल का भी प्रयोग किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 9 नंबर नंबरिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ऋग्वेद काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का पर विचार करना है। तो देख लेते हैं, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। तो ऋग्वैदिक काल में कर एकत्र किया जाता था जी। दूसरा नंबर दे रहा है, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ना तो एक सही होगा ना तो दो, क्योंकि यहाँ पर कर नहीं बल्कि बलि वसूला जाता था। और दूसरा नंबर स्वाभाविक नहीं बल्कि चुना जाता था प्रमुख व्यक्तियों द्वारा। तो यहाँ पर परिषद द्वारा चुना जाता था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन है। स्टील चैनल से जुड़ा हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई है, यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, जूल, न्यूटन, हर्ज, पास्कल। यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो यहाँ पर दे रहा है टेस्ला, एम्पियर, कोबाल्ट और ओम। तो यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हर्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ज जो है क्या मापने की यूनिट है? तो ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है हर्ज। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है, यहाँ पर दे रहा है कि एम्पियर, ओम, कोबाल्ट या फिर कूलम्ब। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसके लिए 5 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? कि यहाँ पर दे रहा है वाट की, एमपी, डायोप्टर की, ओप्टर की या मीटर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। स्टील चैलेंज के सेकंड सीरीज में हम 60 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो यहाँ पर दे रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है कैंडेला की, एम्पियर की, समुद्री नौचालन में दूरी इकाई या डेसिबल। तो इसके सही सेकंड के लिए 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत धारा को डॉट डॉट नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को डॉट डॉट इकाई नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर वाट या फिर जूल या मीटर या एम्पियर। तो विद्युत धारा को किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एम्पियर द्वारा व्यक्त किया जाता है विद्युत धारा को। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत आवेश की इकाई है जूल। यहाँ पर दे रहा है जूल, न्यूटन, कूलम या फिर वॉट। तो सही है, इसके लिए 5 सेकंड के लिए सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दे रहा है रेम्यूर, स्केल, केल्विन या फिर एम्पियर या फिर कैंडेला। तो यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन ताप की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। यहाँ पर दे रहा है वाट घंटा, वाट प्रति घंटा, किलो वाट। यहाँ पर दे रहा है कि किलोवाट प्रति घंटा। तो यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट प्रति घंटा। इसी स्टील चैलेंज सीरीज से जुड़े साइंस स्पेशल के क्लास 6 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है जी? तो यहाँ पर दे रहा है कि जूल, ऑप्शन नंबर ए जूल, एम्पियर, सी नंबर जूल, बी नंबर kg/m पर सेकेंड, उसके बाद से kgm। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5 सेकंड के लिए सही समय है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष के संदर्भ में क्या है जी? तो यहाँ पर दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने की मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है अति दीर्घ दूरियां मापती है जी। और दूसरा नंबर दे रहा है, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतर मापने की मात्रक है।
यहाँ पर दे रहा ऑप्शन सी नंबर 3 नंबर दे रहा प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापने की मात्रक है। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने की मात्रक है। तो यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश वर्ष दूरी मापता है ना कि प्रकाश की तीव्रता। तो 2 नंबर गलती हो जाएगा, 2 नंबर गलती होते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है जी? तो यहाँ पर दे रहा है जूल या फिर न्यूटन मीटर या फिर वाट घंटा या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा ये। यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा भी होता है, जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, लेकिन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है ऊर्जा का मात्रक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है दीप्ति तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? दीप्ति तीव्रता को मापने की एसआई इकाई यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए एम्पीयर, कैंडेला, मोल, केल्विन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 सेकंड का समय है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैंडेला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है? कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? अर्थात कौन सा मात्रक है जो वही मात्रक मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो पास्कल द्वारा जैसे ही पता चलेगा जो मापा जाता है वैसे ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूल, यहाँ पर दे रहा वाट, यहाँ पर टॉर, यहाँ पर न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी टॉर। टॉर जो है पास्कल द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की इकाई क्या है? ऊष्मागतिकी तापमान की इकाई क्या है? तो यहाँ पर दे रहा है फ़ारेनहाइट्स। तो यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर ए फ़ारेनहाइट्स, बी नंबर सेल्सियस, सी नंबर रेडियन, डी नंबर केल्विन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केल्विन। ऊष्मागतिकी तापमान की सही इकाई जो है केल्विन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है किए गए कार्य की इकाई क्या है? किए गए कार्य की इकाई क्या है जी? तो ऑप्शन नंबर दे रहा डेसीबॉल, जूल, एमपी और वाट। यहाँ पर सही आंसर के लिए 5 सेकंड का समय है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। यहाँ पर किए गए कार्य की इकाई क्या है? तो जूल है। क्वेश्चन नंबर 28 है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र तो यहाँ पर दे रहा है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, बी बराबर ए इक्वल टू म्यू प्लस वी टी, सी है ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, डी है ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी 2। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू वी बाई यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर तेरा उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा, ये सब कुछ दिए हुए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि इनसे मैच कौन करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसको मैच करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर दे रहा है कि उच्च वेग किससे संबंधित है जी? तो उच्च वेग का संबंध ऑप्शन नंबर ए से है, मैक्स से मापी जाती है ये उच्च वेग की। दूसरा नंबर तरंग दैर्ध्य जो है किससे मापा जाता है जी? तो तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। दाब किससे मापा जाता है? तो पास्कल से। ऊर्जा किससे मापी जाती है? तो ऊर्जा मापी जाती है जूल से। तो यहाँ पर 1 2 आपस में संबंधित है, ए का 1, बी का 2 2 3, सी का 3, डी का 4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो यहाँ पर दे रहा है सन 1931, 1952, 2006, 2087। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931 हो जाएगा, जो कि 2009 में कैसे 78 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था ये, इसीलिए शक संवत का वर्ष 78 घटा देंगे इसमें से मूल संवत में से हम लोग का। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। तो यहाँ पर सही दे रहा है कि 2070 ईसा पूर्व, 2070 ईस्वी, 2013 ईसा पूर्व, 2013 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2013 ईस्वी। 58 वर्ष घटाते हैं तो 2013 वर्ष हो जाता है, जोड़ते हैं वर्तमान के सन में 2070 में 58 वर्ष जोड़ेंगे तो हमें 2013 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम एवं शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है जी? यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष और 248 वर्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष। 78 में 57 जोड़ने पर 135 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह होगा मतलब कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक संवत के 465 ईस्वी में दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कैसे किया जाएगा जी? तो 135 वर्ष घटा देते हैं तो कुल हमारा कितना हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 600 वर्ष। 135 वर्ष घटा देंगे तो उतना हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा। कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा। यहाँ पर दे रहा है 1908 सके, 1918 सके, 1928 सके, 1938 सके। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 सके। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। तो हमें स्तर विन्यास पद्धति, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। स्तर विन्यास पद्धति तो यहाँ पर दे रहा है किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक विभिन्न नंबर भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण और उसके बाद से दे रहा दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को ज्ञात करने के लिए स्तर विन्यास पद्धति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कार्बन 14 तिथि, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया गया है, विकास किया जाता है। तो एक किया था, किसने किया था कार्बन 14 तिथि निर्धारण का। यहाँ पर तेरा ऑप्शन नंबर हेरोडोटस ने, हीगल ने, वी.एस. स्मिथ ने और अंतिम में तेरा है विलियर्ड लिब्बी ने। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ये तो दार्शनिक और इतिहासकार है, इतिहासकार दार्शनिक है, तो ये तो तीनों हो नहीं सकते हैं, ये एकमात्र विलियर्ड लिब्बी ही वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो यहाँ पर दे रहा है कार्बन 14, आर्गन 40 आइसोटोप, स्ट्रांसियम 19, यहाँ पर दिया यूरेनियम 238। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कार्बन डेटिंग निम्न आयु की निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर दे रहा है जीवाश्म, पौधे की, चट्टान की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर देख ले कार्बन डेटिंग से किसका ज्ञात किया जाता है जी। तो ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म का कार्बन डेटिंग से, और यूरेनियम से निर्जीवों का, निर्जीव नहीं पाषाण का। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रागैतिहासिक काल का अंत, प्रागैतिहासिक काल का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, यहाँ पर दे रहा मानव ने चलना सीखा, दूसरा मानव ने एक दूसरे से बात करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा, मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव ने जब लिखना सीखा। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 मनाया गया, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026। यहाँ पर 17 जनवरी, 16 जनवरी, 15 जनवरी, 14 जनवरी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है किसने। तो यहाँ पर दे रहा है स्टीव स्मिथ, टॉम बैथल, जो रूट, मिचेल स्टार्क। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिचेल स्टार्क ने दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में शीर्ष स्थान पर रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में यहाँ पर दे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र की, केरल की, दिल्ली। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में व्यक्तिगत स्तर पर सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस राज्य के काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। काकीनाडा में दुनिया का, तो काकीनाडा जहाँ पर होगा वहीं पर सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। यहाँ पर सबसे पहले सोच लेना कि काकीनाडा है कहाँ। तो काकीनाडा वास्तव में है आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है। हॉट एयर बैलून फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है। यहाँ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र की, तेलंगाना की, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में शुरू किया गया हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। करंट अफेयर्स का 6 नंबर क्वेश्चन है किसी के लिए टाइलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। दे रहा है 1 नंबर सैंड्रा डियाज, टोबी कियर्स, पवन सुखदेव, जॉन रॉकस्ट्रोम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोबी कियर्स ने पर्यावरण के लिए टाइलर पुरस्कार दिया गया है। टोबी कियर्स को पर्यावरण पुरस्कार, टाइलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन यहाँ पर दे रहा है नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, इंदौर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री सलीम बिन ब्राइक ने पद से इस्तीफा दिया है। तो सलीम बिन ब्राइक किस देश के, तो यहाँ पर ओमान की, इंडिया, थाईलैंड, यमन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर यहाँ पर तेरा विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में समुराई केंजुत्सु में शामिल होने वाले
पहले भारतीय कौन बने? सैमुराई केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? यहाँ पर दे रहा है विद्युत जामवाल, शेखर मुरल, टाइगर श्रॉफ, यहाँ पर पवन कल्याण। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन कल्याण। पवन कल्याण विश्व समुराई केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? समुद्र तट रेखा में है कौन से? कितने राज्य? यहाँ पर दे रहे हैं 7 राज्य, 8 राज्य, 9 या 10। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9 राज्य समुद्र तट रेखा से सटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर दे रहा है राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ये दे रहा है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कर्क रेखा, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? दे रहा है 5 या 6 या 7 या 8 राज्यों से। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर दे रहा है उड़ीसा, गुजरात की राजस्थान, तो यहाँ पर या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है जी, तो कौन से जी है जी? तो यहाँ पर दे रहा है 26 नंबर क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 27 भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, यहाँ पर दे रहा है केप केमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा कॉल, नॉरिमन पॉइंट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केप केमोरिन। दक्षिणी नोक पर केप केमोरिन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल केप केमोरिन, पॉइंट कैलीमोर या इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर पॉलिटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ कर किसके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ पर दे रहा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ पर 1942, मिंटो मार्ले 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिंटो मार्ले सुधार 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में कौन सी बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रहा है द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या कहा था जी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। यहाँ पर दे रहा है राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा व्यवस्था शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या फिर राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 4 है या 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर दे रहा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस या फिर एलबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड के सर, लॉर्ड एमरी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी जो इसके सदस्य नहीं थे, बाकी सब इसके सदस्य थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है या 15 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है जी? कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में यहाँ पर दे रहा है प्रांतीय समूहीकरण, दूसरा नंबर दे रहा है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंडल, तीसरा पाकिस्तान की स्वीकृति, चौथा नंबर संविधान निर्माण का अधिकार। तो यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं था जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति अभी कैबिनेट मिशन योजना में नहीं दी गई थी। पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक किसके अंतर्गत चलाया गया था भारत का शासन? यहाँ पर दे रहा है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार या फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार या यूरोप में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत का शासन चलाया गया था जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया था? तो यहाँ पर दे रहा है सार्वभौम सत्ता सौंपने के लिए यहाँ पर दे रहा है डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, फिर वेबल योजना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को सत्ता सौंपी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित नहीं है को पहचानना है। सुमेलित कौन सा नहीं है जी? तो यहाँ पर मिंटो मार्ले सुधार और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ने शुरू किया था। यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 शासन के लिए था। या फिर कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करता था।
या फिर साइमन कमीशन भारत का विभाजन किया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं कौन सा सुमेलित नहीं है जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। साइमन कमीशन भारतीय समीक्षा करने आया था, ना कि भारत का विभाजन करने आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर तेरा 1930, 1934, 1935, 1947। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945। भारत शासन अधिनियम 1945 विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर तेरा भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत शासन अधिनियम 1909, 19 कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1945 जो था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।